नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। 2023 का साल बहुत हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सबसे बड़ी कामयाबी नई संसद रही। देश को आजादी के इस अमृत काल में नया संसद भवन मिला। साल 2023 का ये एक ऐतिहासिक और यादगार पल था, जब हिंदुस्तान को उसका नया संसद भवन मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन किया। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। 2023 का साल भारत के लिए आजादी के अमृत काल का है। इस कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत अपनी परंपराओं और मूल्यों के साथ 2047 तक वर्ल्ड लीडर बन जाए। भारत का नया संसद भवन उसी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा पीएम मोदी का एक कदम है। अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। नए संसद भवन में परंपरा के पद चिन्ह मिलते हैं। यहां लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर की छाप लेकर बनी है, तो राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल पर। कवि चोल राजवंश का राजदंड रहा सेंगोल लोकसभा में स्पीकर के आसन के पीछे दाहिनी तरफ स्थापित है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। पुरातन से नूतन का सफर आसान नहीं होता। नए संसद भवन का निर्माण भी विपक्ष के एतराज और सवालों के बीच हुआ। पहले विपक्ष का सवाल था कि नए संसद भवन की जरूरत ही क्या है। फिर सवाल उठाया गया कि सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन क्यों। अगला सवाल ये था कि अगर उद्घाटन ही करना था तो राष्ट्रपति के होते पीएम के हाथों संसद का उद्घाटन क्यों कराया जा रहा है। इसी बात पर उद्घाटन समारोह से 19 राजनीतिक दलों ने किनारा कर लिया। जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों, अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। नया संसद भवन जरूरी था क्योंकि सीटों की हदबंदी के बाद लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की तादाद बढ़ जाएगी। पुराने और नए संसद भवन को एक साथ देखें
तो नई संसद में लोकसभा की क्षमता 888 की है, जबकि पुरानी में 552 थी। नई संसद में राज्यसभा की क्षमता 384 की है, जबकि पुरानी में 250 सीटों की ही थी। नई संसद को बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए की लागत आई, जबकि पुरानी संसद बनाने में महज 83 लाख रुपए लगे थे। नई संसद सिर्फ 21 महीने में बन गई, जबकि पुरानी संसद को बनाने में 6 साल तक लग गए थे। नई संसद भूकंपीय क्षेत्र 4 के भूकंप को भी झेलने की क्षमता रखती है, जबकि पुरानी संसद जब बनी थी तब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में आता था। बेहद कम समय में नई संसद का बन जाना इस बात से भी मुमकिन हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद इसके निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते थे। सेंट्रल विस्टा का एक अभिन्न हिस्सा नए संसद भवन में 19 सितंबर से संसदीय कामकाज लगातार चल रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। 19 सितंबर को नए संसद भवन में कामकाज शुरू हुआ और संसद के इस नए भवन में पहला काम हुआ वो था महिलाओं को संसद और विधानसभाओं के चुनावों में 33% आरक्षण देने का कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से 27 साल से लटक रहा विधेयक कानून में बदल गया। हिस्टोरिक अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशंस। ऑनरेबल मेंबर्स, मन कंचन है, ये संयोग ऐसा है। बीते 27 सालों में जिन महिलाओं को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा, उनके लिए संसद और विधानसभाओं में सम्मानजनक भागीदारी का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला। जिस दिन नए संसद भवन में संसदीय कामकाज का आगाज हुआ, उसी दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन विधेयक लाने का ऐलान किया। ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। जो काम असंभव लग रहा था उसे प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से संभव कर दिया। साल 2023 इसलिए भी याद रखा जाएगा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान इसी साल हो पाया। सितंबर महीने में जब अचानक एक खबर आई कि संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से बुलाया जा रहा है, तो सवाल कई उठे। आखिर 5 दिनी इस विशेष सत्र का मकसद क्या है? किसी को भनक तक नहीं थी, या थी तो अटकल भर कि महिलाओं को आरक्षण का मुद्दा बार बार दब जाता था। क्या वो अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है? किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ। 19 सितंबर को नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे तक इस पर लंबी बहस हुई और 2 के मुकाबले 454 वोटों से ये विधेयक पारित हो गया। 21 सितंबर को राज्यसभा में बारी आई तो 215 वोटों से विधेयक पास हो गया, जबकि विरोध करने वाला कोई भी नहीं था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून तो बन गया, लेकिन इस कानून के बनने की प्रक्रिया में विपक्ष ये सवाल जरूर उठाता रहा कि इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए जगह कहाँ है। 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है,
हमें इस बिल के पास होने से खुशी है। देश के सभी दरअसल राजनीतिक दलों ओबीसी की महिलाओं के सवाल ने ही सकारात्मक महिला सोच आरक्षण को विधेयक को दशकों से ये लटकाए नाम रखा। हमारे देश 1996 का दौर याद कीजिए। देवेगौड़ा सरकार ने महिला आरक्षण के लिए 81वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो गया। 1997 की बारी आई, गुजराल सरकार थी। इस विधेयक को पेश किया गया, लेकिन फिर उनकी पार्टी में ही घोर विरोध शुरू हो गया। 1998, 2000, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार के प्रयास भी विफल रहे। 2008 में मनमोहन सरकार ने भी नाकाम कोशिश की। 9 मार्च 2010 को मनमोहन सरकार के दौरान राज्यसभा से महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया, लेकिन लोकसभा में पेश हुआ ही नहीं। लेकिन मोदी सरकार नए सिरे से विधेयक ले आई, जो दोनों सदनों में आसानी से पारित करा लिया गया। कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। जो भी हो, 2023 ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दरवाजा देश में जरूर खोल दिया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। देश में अब तक अंग्रेजों के जमाने का कानून चल रहा था, लेकिन न्याय व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार ने कुछ कानूनों को बदल दिया। इसमें अब राजद्रोह का कानून खत्म करके देशद्रोह का कानून बनाया गया। साल 2023 जनता को न्याय के लिहाज से भी बड़ा अहम रहा। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 मान्यवर आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट। न्याय के राज को और बेहतर बनाने के लक्ष्य से 3 नए कानून बनाए गए। शून्यकाल के संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन विधेयकों को मंजूरी भी दे दी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। मान्यवर, पूरा कश्मीर जमाने से चले आ रहे कानूनों में इस तरह बदलाव किया गया कि राजद्रोह कानून रद्द कर दिया गया। उसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया। महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए। अब 18 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार के दोषी को ताउम्र जेल या फांसी की सजा हो सकती है। न्याय जल्द मिले, इसके लिए पुलिस को 3 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजों के राज के कानूनों में व्यापक बदलाव को पीएम मोदी ने एक नए युग की शुरुआत बताया। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। किसी नेता के प्रति लोगों की दीवानगी को नापने का एक पैमाना सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स भी हैं। अब इस लिहाज से देखें तो 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने YouTube पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। पीएम मोदी के YouTube चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जितना किसी भी वैश्विक नेता के पास नहीं है। साल 2023 अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में नया उछाल लेकर आया तो इसके पीछे बड़ी वजह उनके अपने YouTube चैनल पर अनुशासित और निरंतर उपस्थिति रही। पीएम मोदी की पहचान एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो लोगों से जुड़ने में सबसे आगे रहते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया की ताकत को तो उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही भांप लिया था।
अगर सोशल मीडिया के दूसरे माध्यमों की बात करें तो वहां भी मोदी काफी सक्रिय और लोकप्रिय है। उसी का नतीजा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके 94 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूं तो यूट्यूब पर चैनलों के भरमार है, लेकिन बड़े बड़े लोकप्रिय नेताओं और हस्तियों के सब्सक्राइबर्स भी करोड़ों में मुश्किल से पहुंच पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसे राजनेता हैं जिनके दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। पीएम मोदी यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। मोदी ने इस मामले में अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल फरवरी में मोदी के चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1 करोड़ के पार चली गई थी। वहीं व्यूज की बात करें तो कुल 450 करोड़ व्यूज थे। दुनिया के तमाम वैश्विक सर्वेक्षणों में भी पीएम मोदी का कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए वो मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूं तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को करेंगे, लेकिन 2023 में उस राम मंदिर को लेकर लोगों के उत्साह और आस्था का साल भी बन गया। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। 2024 के स्वागत में जुटे 2023 ने देश को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसकी तैयारी 2023 में ही पूरी हो गई। भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया तो सरकार फौरन एक्शन में आ गई। कोरोना के बीच भी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। वो राम मंदिर 3.5 साल में ही बनकर अब तैयार हो चुका है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। राम लला के दर्शन, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है।